नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू इंडिया नव भारत निर्माण पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटी की कुछ सीरीज़ कर रहे हैं, कुछ संवैधानिक संस्थाएं और कुछ जो सांविधिक संस्थाएं उनका हम अवलोकन कर रहे हैं। तो पॉलिटी में जो लोग लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, आप इस लोगों को देख के समझ गए होंगे कि आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इसका लोगो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और जो इसका वाक्य है वो है सर्वे भवन्तु सुखिना। तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो हम इसे NHRC के नाम से संबोधित करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो 0 से 360 डिग्री पर, जिस बात को मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलते हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का हो, आर्ट्स से हो या किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, उसे समझने में, इवन कोई अगर कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी अपनी नॉलेज के लिए इन्हें देख सकता है, क्योंकि हमारा मोटिव यही है, नव भारत निर्माण। और ये सिर्फ नॉलेज बिल्डिंग नेशन को बनाने के लिए हमारा जो ये मिशन है। तो आपकी जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जिसमें प्री लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही में जो हमारा वर्तमान में जो उद्देश्य है, अगर UPSC और स्टेट PCS यानी कि जो हमारा RS है, मेंस नेचर की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी यहाँ पर पूरी संपूर्ण समझ और कंटेंट को इसी तरह से हमने डिज़ाइन किया है ताकि आपके लिए ये 100% हो। इसके अलावा आपको किसी बाहरी सोर्स पर, किसी अन्य माध्यम पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो इसका मैं एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ आपको कि हम किस तरह से लेक्चर को करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य पृष्ठभूमि, उसके बाद में संरचना, और फिर नियुक्ति की अध्यक्ष और आयोग में सदस्यों की नियुक्ति किस तरह से होती है, उनके कार्यकाल और सेवा शर्तें किस तरह की होती हैं, कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर सीमाओं का अवलोकन करेंगे, साथ ही में कुछ सुझाव यानी कि कुछ जो चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए या बेहतरी के लिए, आयोग को और सशक्त बनाने के लिए क्या क्या जो सुझाव हैं उनका भी अवलोकन करेंगे। और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम वर्ष 2006 में आया था, उसका भी एक छोटा सा हम एनालिसिस करेंगे। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद में और भी काफ़ी संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद में मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक वर्ष 2018, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें कुछ छोड़ना नहीं है। देखिए, हमारा मोटिव यही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनमें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम हर जगह पढ़ लेते हैं। और अभी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि संशोधन 2019 में ही हुआ है, और इस पर प्रश्न बनना अब बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रासंगिक हो गया है। UPSC में भी पूछा जा सकता है और RPSC में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, पॉलिटी की जो M लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें जो अपडेट वो है, जो भी उसका अपडेट वर्जन है, उसमें भी इसे अभी ये आया नहीं है, क्योंकि ये अभी कुछ महीने पहले, इसे 1 साल भी नहीं हुआ, कुछ महीने पहले ये अपडेट हुआ है। इसके अलावा NCERT में भी इसमें कोई भी जो अपडेट जानकारी वो नहीं है, क्योंकि NCERT देखिए बहुत सालों में अपडेट होती हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ इम्पोर्टेंट मेंस क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, और सबके सॉल्यूशन आपको साथ में ही दिए जाएंगे। और बस ये इसका ओवरऑल व्यू है। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में, और अगले 1 घंटे तक आपको मेरे साथ बने रहना है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले बेसिक से ही समझ है उसे विकसित करते हैं। जो शब्द है मानवाधिकार, अब ये मानवाधिकार, मानव और अधिकार, यानी कि जो मानव को जो अधिकार दिए जाते हैं एक इंसान होने के नाते किसी भी व्यक्ति को, वही मानवाधिकार हैं। और उनसे तात्पर्य ऐसे अधिकारों से हैं जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। आगे चलें तो इसमें देखते हैं अपन जो सामान्य इसकी पृष्ठभूमि है। भारतीय संविधान में मौलिक जो मानवाधिकार हैं उनके रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, जिसे उच्चतम न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है। और जैसे कि आपको पता है, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है,
वो मानवाधिकार का संरक्षक भी है और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका व्याख्याता और गारंटर भी है। तो संविधान का गारंटर और व्याख्याता उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। वर्ष 1948 में घोषित मानवाधिकार अत्यंत व्यापक हैं, जो किसी राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे हैं, और मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिए। जैसे जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, जैसे कि आप जानते होंगे संविधान में, वे केवल और केवल देश का नागरिक होने के कारण ही आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मानव अधिकार होते हैं वो ह्यूमन राइट्स, वो सबको प्राप्त होते हैं। अगला हमारा जो मैंने से थोड़ा सा एक ग्राफ फॉर्मेट में लिया है वो ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में संसद द्वारा पारित विधेयक बिल अधिनियम से पारित करवाया है। तो ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानव जाति के मानव अधिकारों का प्रहरी माना जाता है, इसे आप ध्यान में रखिए। और ये सांविधिक निकाय है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा ऑब्जेक्टिव पे उसमें, तो उसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। आपको एक बेसिक जानकारी ये भी दे दूँ कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, कब, 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है उसे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। तो ये इस दिन के रूप में मनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिए। देखिए, भारत में इसकी स्थापना के जो कारण हैं उनके बारे में अगर आपको अवगत कराएं तो उसकी शुरुआत है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन है और विश्व में जो सबसे बड़ी संस्था है जहाँ से रेगुलेशन किया जाता है वैश्विक नियमों का, उनके लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है संयुक्त राष्ट्र। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, भारत के पुलिस आयोग की रिपोर्ट में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर बल दिया गया है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोधी नहीं वरन पूरक है, क्योंकि मानवाधिकार की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय के इन कार्यों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ही इस संस्था यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई है। अगर इसकी संरचना को हम देखें तो संरचना में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो पेरिस संधि के अनुसार है उसमें भारत में जो ह्यूमन राइट कमीशन यानी मानवाधिकार आयोग की जो स्वायत्तता है उस पर अधिक बल दिया गया है। और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य यानी स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अध्यक्ष की जो अब तक परंपरा रही है वो यही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वही इसके अध्यक्ष बनते हैं। जैसे वर्तमान में HL दत्तू साहब हैं जो वर्ष 2018 से इस पद पर आसीन हैं। और जो 4 अन्य सदस्य होते हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, और एक है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, और एक है आपका अनुसूचित जाति यानी SC आयोग के कमीशन के अध्यक्ष, और एक है ST आयोग के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, ये इसके 4 अन्य सदस्य स्थायी होते हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। और अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त यानी जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं वे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और 2 सदस्य उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के कार्यरत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, जो उसके अन्य सदस्यों में वे व्यक्ति होते हैं जिनको मानवाधिकार के संदर्भ में विशेष जानकारी हो। तो मानवाधिकार के संदर्भ में जो इन्हें विशेष अनुभव होता है वो इसके अन्य सदस्य होते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। देखिए, इसमें कुछ अन्य पदेन सदस्य, ये तो जो मैंने बताया 4 स्थायी, ये पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा
इसमें कुछ और भी पाए जाते हैं, जैसे कि महासचिव की बात करूं तो ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। और भी जो सदस्य होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त सदस्य न्यायाधीश के रूप में हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर सदस्यता को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह की यहाँ बातें हैं, और उनमें देखिए जो मुख्य बात वो यही है कि उन्हें मानवाधिकार का विशेष अनुभव होना चाहिए अपने क्षेत्र में। चलते हैं आगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो नियुक्ति की बात है। तो फ्रेंड्स, नियुक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी नियुक्ति एक 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसाओं पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, और गृह मंत्री इसमें होते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष जो माननीय ओम बिरला साहब हैं अभी, और राज्यसभा के उपसभापति। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। देखिए, सभापति को यहाँ पर क्यों नहीं लिया जाता? अगर राज्यसभा की बात करूँ तो यहाँ पर सभापति को इसलिए नहीं लिया जाता कि सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति यानी कि सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें यहाँ पर इस समिति में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए और इनको अच्छे से तैयार कीजिए फ्रेंड्स। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 2019 में एक संशोधन हुआ, उसके बाद उससे पहले भी इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो वर्तमान में इस पर पूछे जाने की जो वो है संभावना वो ज़्यादा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए 6 सदस्यीय समिति होती है जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसे वर्तमान में मोदी जी हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति इसी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो इसके अतिरिक्त भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो सुप्रीम कोर्ट के किसी या उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, परंतु अभी जो परंपरा है वो सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। तो वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू साहब हैं और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। तो इसे आप ध्यान में रखिए। कार्यकाल की बात करूं तो अध्यक्ष और सदस्य उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। हालांकि इसमें परिवर्तन किया है जो 2019 का NHRC संशोधन अधिनियम है, लेकिन उसे हम बाद में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अभी तो ये 5 वर्ष ही है। और अवकाश प्राप्ति के बाद इन सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार की सेवा के अंतर्गत नियोजित नहीं किया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है। किसकी सलाह के बाद में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह के बाद में। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए और लिख लीजिए फ्रेंड्स इन बातों को। इसके बाद में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद मुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट की सहमति आवश्यक है। तो कार्यकाल के दौरान इनके पदों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसे आप ध्यान रखें। और कार्यों की जो बात करें तो इसके कार्य देख लेते हैं। संविधान के उन प्रावधानों का क्रियान्वयन करना जिनमें मानवाधिकारों का उल्लेख है, और कोई भी व्यक्ति मानवाधिकारों के जो हनन की शिकायत करता है तो शिकायत इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष में जाती है, जिसे आयोग द्वारा निस्तारित यानी कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाता है, निस्तारित करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो ये भी इसमें एक प्रमुख बात है। मानवाधिकारों के हनन के मामले की जांच की जाती है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका कार्य यही है कि वो मानवाधिकारों के संदर्भ में जागरूकता और संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा दे और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करवाए। तो इस तरह से जो विभिन्न जिला स्तर पर मानवाधिकार समितियां हैं उनके गठन किया जाएगा, और सरकारी एजेंसियों की सहायता उसमें की जाती है। तो ये इसके प्रमुख वो हैं कुछ वचन। और मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों को निःशुल्क न्याय दिलाती है तथा मानवाधिकार के हनन पर स्वतः संज्ञान भी लेती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा करता है,
और इनका हनन होने पर जांच करता है और आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा करता है। तो इसके बाद में कुछ शक्तियां हैं आयोग की, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियों को धारण करता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट लगाएं फ्रेंड्स। पुलिस से समस्त कार्रवाइयों के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं और NHRC किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। तो सिविल न्यायालय की यहाँ पर जो भूमिका होती है वो निभाई जाती है। कारागार निरीक्षण, बाल श्रम उन्मूलन हेतु कारखानों का निरीक्षण करना, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो मानवाधिकार विषय पर सलाह और सहायता यहाँ पर प्रदान करता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। और ये जो निरीक्षण किए जाते हैं ये सब मानवाधिकार नियमों से संबंधित ही होते हैं। तो आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है, इसके अनुसार कार्य करने के लिए वो अधिकृत है। तो आयोग जितने भी NGOs हैं उनके साथ में भी इस तरह के कार्य मिलजुल के करता है। प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। भारत में अन्य संस्थानों पर भी कार्यालय खोल सकने की जो एक प्राधिकार है वो आयोग के पास में है। आयोग के पास स्वयं का जांच दल है। किसी अन्य अधिकारी, जांच एजेंसी, केंद्र या राज्य सरकार की मदद भी वह ले सकता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वह जो NGOs हैं या अन्य संस्थाएं हैं उनके बीच में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। जहां पर भी मानवाधिकार से संबंधित चीज़ों पर प्रश्न उठते हैं और ये उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में भी जो मानवाधिकार से संबंधित उल्लंघन किए जाते हैं उनमें भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें। NHRC के द्वारा किसी मामले की जांच पूरी होने के बाद निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पीड़ित व्यक्ति है उसे क्षतिपूर्ति हर्जाना देने हेतु सिफारिश करता है और इसके अतिरिक्त सरकार या प्राधिकरण से पीड़ित व्यक्ति की तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। अब जो शब्द आ रहा है बार बार सिफारिश, और ये सिफारिश यानी कि इसकी जो सलाह है वो सलाह बाध्यकारी नहीं है। तो ये आप अपने इसे आराम से अपने दिमाग से सोच करके ये पता लगा सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग की जो जितनी भी अनुशंसाएं होती हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। और ये दोषी जो लोक सेवक हैं, दोषी लोक सेवक, उनके विरुद्ध जो हैबस कॉर्पस होता है यानी बंदीकरण होता है उस हेतु कार्रवाई भी कर सकता है और संबंधित सरकार से सिफारिश भी कर सकता है। तो इसकी प्रमुख बातें हैं। आयोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील करने की शक्ति रखता है। आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के परिणाम स्वरूप लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा त्वरित और अनौपचारिक रूप से संभव होगी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचने व शिकायत दर्ज कराने हेतु पैसा भी खर्च नहीं होता है और लोगों की समस्याओं का निपटारा भी यथाशीघ्र होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अब कुछ इसकी सीमाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए, सीमाएं इस बात को तय करती हैं कि किसी भी आयोग में कौन कौन सी ऐसी परेशानियां होती है जिनसे आयोग की जो प्रभुता है वो प्रभावित होती है। तो देखिए, NHRC के द्वारा दी गई अनुशंसाएं सलाहकारी होती हैं और NHRC के पास किसी को भी दंडित करने का अधिकार नहीं होता है, ना ही आर्थिक या अन्य प्रत्यक्ष सहायता देने का प्रावधान है। वो केवल सरकार से या संबंधित जो अथॉरिटी है उससे सिफारिश कर सकता है। NHRC सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकार के हनन की जांच नहीं कर सकता है। तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो चाहे RS का एग्ज़ाम हो। पटवार में भी MCQ पूछे जाते हैं, प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े प्रश्न। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और प्रश्न कहीं पर भी आए, हमें पढ़ाई तो पूरी नॉलेज के साथ में करनी है फ्रेंड्स। तो 1 वर्ष से पुरानी घटनाओं की जांच के लिए भी आयोग अधिकृत नहीं है। देखिए कितनी सारी सीमाएं हैं और आयोग की जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर भी एक प्रावधान है कि सरकार 1 माह की अवधि में आयोग को ये सूचित करेगी कि आपकी सलाह को हम क्यों नहीं मान रहे हैं। तो राज्य जो मानवाधिकार आयोग हैं उनके अधीन मामलों की जांच भी ये नहीं कर सकता है।
और NHRC के पास मामलों की जांच हेतु अपने स्वयं के पर्याप्त अधिकारी भी नहीं है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी कमी है। चलते हैं आगे। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में ये प्रावधान किया गया था कि मानवाधिकारों से संबंधित राज्य आयोग और जनपद समितियों की भी स्थापना होगी, परंतु राज्य सरकारों ने आयोग की स्थापना में विशेष रुचि नहीं दिखाई। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अतिरिक्त एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू एंड कश्मीर में और जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं, या फिर आप जो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो भी विरुद्ध की गई कार्रवाई में मानवाधिकारों के जो हनन के आरोप लगाए गए थे, उनकी जांच करने का अधिकार इनके पास में नहीं है। तो वहाँ मानवाधिकार का जो वो है दायरा, वो समाप्त हो जाता है। तो ये भी देखिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर सीमा, एक इसकी प्रभुत्वता पर, इसकी स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। परंतु मानवाधिकार यहाँ पर सरकार को दिशा निर्देश या सरकार को सलाह परामर्श दे सकता है कि आप इस मामले पर संज्ञान लीजिए, और ऐसे मामले की भी वह जांच नहीं कर सकता जो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया जो राज्यों के तहत आते हों। और इसमें प्रमुख बातें यही हैं। आगे कुछ सुझाव हैं, सुझावों में देख लेते हैं। अध्यक्ष का मुख्य न्यायाधीश तक ही सीमित ना रहे। जो अध्यक्ष का पद है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन तक ही सीमित ना रहे, बल्कि ये उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को भी ये पद सौंपा जाना चाहिए। हालांकि NHRC के चार्टर में संशोधन किया गया है 2019 में, लेकिन उसके परिणाम अभी आना बाकी हैं। तो परिणाम आना बाकी इसलिए क्योंकि पहले के जो अध्यक्ष हैं माननीय दत्तू साहब, वे इस पद पर आसीन हैं और उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, 2018 से उस पद पर बनाए हुए हैं। तो अगला देखते हैं, ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाए जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित मामलों का सार्वजनिक ज्ञान व अनुभव हो। सरकार द्वारा आयोग को पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए। NHRC के पास अधिकतर मामलों में जांच हेतु अन्य जांच एजेंसियों पर निर्भरता को समाप्त किया जाना चाहिए तथा विभाग में ही चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को पूरी हो। तो देखिए इसमें क्या है कि एक कर्मचारियों का कैडर निर्माण किया जाना चाहिए, जिन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपनी एक सकारात्मक और एक मजबूत भूमिका निभा सकें। इसके अतिरिक्त भारत में मानवाधिकार की स्थिति को सुधारने और मजबूत करने हेतु राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ता यानी नॉन स्टेट एक्टर्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ये इसके बारे में प्रमुख सुझाव हैं, बातें हैं। अगला देखते हैं, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम। देखिए ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में भी ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिए। लेकिन जो संशोधन हुए हैं, आयोग जिन प्रक्रियाओं से गुजरा है वो बताना ज़रूरी है। तो संसद ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, यहाँ पर आप संरक्षण भी जोड़िए इस जगह पर, ये पारित किया है। और 1993 में जो प्रमुख संशोधन किए गए थे, जो अधिनियम आया था उसी में ये प्रमुख संशोधन किए गए हैं और इसमें कुछ निम्नलिखित विषय शामिल हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं एक बार। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है और सदस्यों की नियुक्ति में योग्यता संबंधी परिवर्तन भी किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो अध्यक्ष होता है उसे मुख्य न्यायाधीश से अलग अन्य न्यायाधीशों को भी वहाँ पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और मानवाधिकार आयोगों के साथ जो उपलब्ध जांच है और अनुसंधान तंत्र है, उपलब्ध जांच और अनुसंधान तंत्र, इन दोनों को ही सशक्त बनाया जाना चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए। जांच के दौरान क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार देकर सशक्त बनाया जाना चाहिए। और ये जो प्रवृत्ति है ये सलाहकारी ना हो, ये कैसी होनी चाहिए, बाध्यकारी होनी चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। बंदी गृह में राज्य सरकार की अनुमति के बिना जाने का अधिकार होना चाहिए।
और एनएचआरसी को योग्य बनाया जाना चाहिए कि वह अपने पास आई शिकायतों को जो राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग हैं वहाँ पर भी स्थानांतरित कर सके या उनके जो गंभीर मामले हैं उनमें भी दखल दे सके। तो गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया, गवाहों के साक्ष्य का जो अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया है उसको भी मजबूत किया जाना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं और ये स्पष्ट करना है कि जरूरी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तरीय जो मानवाधिकार आयोग हैं उनके अध्यक्ष इन दोनों आयोगों के सदस्यों से भिन्न स्थिति रखते हों। तो केंद्र सरकार को भविष्य के किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों परंपराओं को अधिसूचित करने के लिए योग्य बनाया जाना चाहिए जिन पर कि अधिनियम लागू होता है। तो ये व्यवस्था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष या अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वो इसके सदस्य होने चाहिए और उन्हें विशेष योग्यता जैसे कि जो अनुभव रखते हैं अपने अपने क्षेत्र में उस आधार पर लिया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार को ये इस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान दिया भी और काफ़ी सुधार हुए हैं। अगला है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक वर्ष 2018। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है और ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपके पास में कंटेंट तो कम से कम होना ही चाहिए, इसलिए हम इसे आपको करवा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन हेतु मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018 को अपनी स्वीकृति दी और इस संशोधन से भारत में मानव अधिकार संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। संस्थान अपने दायित्वों और भूमिकाओं व जिम्मेदारियों का कारगर निष्पादन कर सकेंगे। संशोधित अधिनियम से मानवाधिकार संस्थान जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति के सम्मान से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहमत वैश्विक मानकों का परिपालन करेंगे। तो इसमें ज़्यादा था नहीं, जो था वो मैंने आपको नोट्स में बिल्कुल एक्यूरेट करके दे दिया और इसे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाले अगर क्वेश्चन बनेगा इससे तो वो इसी से ही बनेगा क्योंकि ये लेटेस्ट और अपडेट जानकारी है। इसके अलावा आपको सामान्य जो पृष्ठभूमि मैंने आपको ऊपर बताई थी, इसकी स्थापना कौन से अधिनियम में हुई, कार्यकाल, सेवा शर्तें और इसके कार्य, इस तरह की जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति करने वाली जो समितियां हैं, नियुक्ति समितियां, तो नियुक्ति समिति, इसके बारे में ये छोटी मोटी जानकारियां हैं, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और ये जो है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, इसमें कुछ नए पहलुओं को जोड़ा गया है जिसके अनुसार आयोग का अध्यक्ष अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उसके अतिरिक्त जो अन्य वरिष्ठ और अनुभवी जो न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं उन्हें भी यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से 3 की जाएगी जिसमें एक महिला सदस्य होगी, क्योंकि जो महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले होते हैं उसमें एक महिला होना ज़रूरी है जांच के लिए और अपनी सलाह के लिए। एनएचआरसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं या दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनके कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे। परंतु काफ़ी ऐसे अध्यक्ष हैं जिनकी 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष भी किया जा सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान है। तो ये इसके बारे में प्रमुख बातें थी। अब फ्रेंड्स कुछ ऑब्जेक्टिव प्रवृत्ति के प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न उस समय का है जब यहाँ पर जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष ही होता था और देखिए अब जो प्रावधान किया गया है वर्ष 2019 के अनुसार, 2019 के अनुसार जो प्रावधान किया गया है वो 3 वर्ष कार्यकाल है। परंतु यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं पूरे के पूरे इसी 2019 से पहले के ही हैं, तो वहाँ पर जो उत्तर है वो 5 वर्ष के नाम से ही हम इसे लेके चल रहे हैं और इस 3 वर्ष को भी बढ़ाया जा सकता है 5 वर्ष तक के लिए।
तो वर्तमान में अगर हम कार्यकाल की बात करें, अगर एक शब्द में हमसे पूछा गया है तो हम उसे 5 वर्ष ही लेके चलेंगे फ्रेंड्स। तो आप इसे ध्यान में रखिए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये इसी प्रवृत्ति के अनुसार हल किए जाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है ताकि आप कमेंट में करके परेशान ना हो स्वयं कि कार्यकाल जब 3 वर्ष का हो गया तो ये गलत क्यों बताया गया है। ये गलत नहीं है फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो वो से माना जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक MCQ है और ये IAS में आया हुआ प्रश्न है, तो देख लेते हैं। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे वर्तमान में जो HL दत्तू साहब हैं वो इसके अध्यक्ष हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अगला विकल्प देखते हैं, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। ऐसा नहीं है, ये जो विकल्प है ये गलत है, प्रत्येक राज्य में नहीं है। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारशी प्रवृत्ति की होती हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला विकल्प देखते हैं, आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। तो ये भी बिल्कुल सही है और 2019 में इसके लिए विशेष रूप से अनिवार्य रूप से प्रावधान है। तो इसे हम ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो देखिए, ये जो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 में है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इस बार राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के जो प्रावधान है उसके बारे में ज्यों का त्यों 10 नंबर का एक प्रश्न आया था। मुझे प्रश्न एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये RS मेंस में आया था। तो देखिए, प्रश्नों की प्रवृत्ति बहुत सामान्य होती है लेकिन बिल्कुल बेसिक होती है। बहुत टफ प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते अगर आप एनालिसिस करें क्वेश्चन पेपर का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर पद पर नहीं बने रहेंगे? तो ये 70 वर्ष है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, और इसमें कारण है उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं ये बिल्कुल यहाँ पर सही हैं दोनों, तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अब देखिए, ये जो शब्द है ना, मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप इसमें अगर न्यायमूर्ति लिख देंगे तो उसे गलत माना जाएगा, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखिए इस तरह से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या बोल रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। तो मैंने आपको बताया था कि मानवाधिकारों के हनन से, उल्लंघन से संबंधित सभी अधिकारों की यहाँ पर जांच और शिकायत और उनका निपटारा किया जाता है। तो इसी तरह से जो विकल्प आप देख लीजिए, मानवाधिकारों को बेहतर संरक्षण प्राप्त करना और मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्य में भी इस तरह के जो सुरक्षा आयोग हैं उनका गठन करना। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम यानी 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से इस आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। तो देखिए, वही प्रश्न है घूम फिर के, केवल सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये बिल्कुल सटीक जवाब है, केवल। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये 1993 का अधिनियम है जो बार बार हम पढ़ रहे हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया? तो यह है 28 सितंबर 1993। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उस समिति में शामिल नहीं है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करती है? तो मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति
क्योंकि ये सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो मूलतः ये सदन के जो सदस्य में नहीं गिने जाते और वहाँ पर जो सदन के सदस्य होते हैं उन्हें ही इस तरह की जो समिति है उसमें लिया जाता है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अब देखिए जो शब्द आया है नहीं है, तो उसी के हिसाब से इसका जवाब भी होगा। तो ये RS में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, ये तो सही है। किसी जेल को जाके देखना, मैंने आपको बताया था, बंदी गृह का निरीक्षण करना। मानव अधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, बिल्कुल सही है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना, देखिए सजा देना नहीं है, सजा देने की सिफारिश करना है। और मैंने आपको बता दिया कि इसकी नेचर सलाहकारी प्रवृत्ति की है और वो सारी जो ये अनुशंसाएं देता है वो सरकार पर थोपी नहीं जा सकती, बाध्यकारी नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, और जो राष्ट्रीय स्तर के जो राष्ट्रीय हमारा मानवाधिकार आयोग है वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये इसके बारे में प्रमुख बातें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति समिति में से कौन सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति। तो इसे आप ध्यान रखिए क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष है। जस्टिस SS। ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न बहुत पुराना है और वर्तमान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वर्तमान में HL दत्तू साहब हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और जो प्रथम इसके आयोग के अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे थे रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। चलते हैं आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन एक क्या है, एक कानूनी संस्था है। तो आप इससे ध्यान रखिए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार, यहाँ पर एक विकल्प और भी हो सकता है, सांविधिक, ये सब गलत हैं। सांविधिक संस्था है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो संसदीय विधि द्वारा एक बिल के पारित होने से हुआ है, जो आपको पता है 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। तो ये मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है, बिल्कुल सबसे सटीक सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ये मानवाधिकार आयोग है। देखिए राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, केंद्र का वित्त आयोग भी है और लोकसभा सचिवालय भी एक संवैधानिक संस्था है। तो इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे जब इन संस्थाओं का अवलोकन करा जाएगा। फिलहाल चलते हैं आगे। तो कुछ UPSC स्तर के प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने हैं फ्रेंड्स, तो आइए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानव अधिकारों का निरीक्षक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। तो देखिए बिल्कुल दोनों सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। यह समिति निम्न में से किन किन से मिलकर गठित होती है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, आप नोट्स में भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये जितने भी आपके विकल्प दिए हुए हैं ये सभी विकल्प सही हैं बिल्कुल। और चलते हैं आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हो गए तो ये भी हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो पदेन सदस्यों की बात आएगी तो आप इसे मान सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने वहाँ पर आपको 4 अध्यक्षों के बारे में बताया था, एक बार उसे देख लेते हैं। देखिए इस तरह से जो 4 अध्यक्ष हैं, एक तो महिला आयोग है और एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आयोग है पहला, तो दूसरा महिला आयोग है और एक ST आयोग है और एक SC आयोग है। तो इस तरह से आप नोट्स में जाकर भी इनके जो सॉल्यूशन है, सबसे सही सॉल्यूशन है, उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों हैं, ये पदेन सदस्य हैं और इसमें
ऑल आर करेक्ट। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो ये 1993 है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार है, क्योंकि जो समिति होती है इनकी नियुक्ति में, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में, उसमें एक तरह से केंद्र सरकार के ही लोग होते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो ये इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसके ऊपर मैंने आपको जो नोट्स में बताया था कि 4 सदस्य, पदेन सदस्य, स्थायी सदस्य होते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा की गई, 1993 के अधिनियम द्वारा। 10वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव नेचर का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये बात तो सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये बात भी सही है। और ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सिलसिला था वो यहाँ पर समाप्त होता है, और अब जो हमारे प्रश्न शुरू होंगे वो मेंस प्रैक्टिस के हैं, और मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की प्रवृत्ति के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश, देखिए ये प्रश्न कहीं पूछे नहीं गए हैं, ना कहीं पर आए हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो अनुभव रहा है, चाहे यूपीएससी और आरपीएससी की बात करें, तो उसमें विश्लेषणात्मक पद्धति के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, विश्लेषणात्मक। अब आरपीएससी भी जो यूपीएससी का पैटर्न है उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे, तो आप इसे ध्यान में रखिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू, जो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष भी हैं, ने आयोग को बिना दांतों वाला सिंह कहा है। तो क्यों कहा है, इसकी विवेचना आपको करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, बिना दांतों वाला शेर वही है जो शेर होकर भी मतलब अगर कमज़ोर है तो उसे कहा गया है। तो मैंने आपको जो भी सीमाएं लिखाई गई हैं आयोग की, उन्हें आप यहाँ पर लिख दीजिए, और थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में परिचय भी लिख दीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार मानव अधिकारों का प्रहरी है, और देश की संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में ये बहुत ही एक उत्तम व्यवस्था है। तो आप इसमें परिचय में लिख सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर ही ऊपर बताया है, बिल्कुल जो पहली लाइन है लेक्चर की। तो इसमें सीमाओं में मैंने वही बातें लिखी हैं जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। एनएचआरसी के द्वारा दी गई अनुशंसाएं सलाहकारी होती हैं, इनके पास में किसी को भी दंड करने का अधिकार नहीं है, ना ही आर्थिक और अन्य प्रत्यक्ष सहायता देने का प्रावधान है। और इसके अतिरिक्त एनएचआरसी सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकार के हनन की जांच नहीं कर सकता। 1 वर्ष से पुरानी घटनाओं की जांच के लिए आयोग अधिकृत नहीं है, और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अधीन मामलों की भी ये जांच नहीं कर सकता। तो एनएचआरसी के पास मामलों की जांच हेतु स्वयं के पर्याप्त अधिकारी भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर। और ये जो अधिनियम है 1993 में प्रावधान किया गया था कि मानवाधिकारों से संबंधित राज्य आयोग और जनपद समितियों की स्थापना होगी, परंतु राज्य सरकारों ने इसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई है। तो इसमें आपको एक निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा। इस प्रकार आयोग की शक्तियों को अनेक सीमाओं को देखते हुए इसे दंतविहीन बाघ की संज्ञा देना समीचीन मालूम पड़ता है, अतः वर्तमान में आयोग के प्रावधानों में तब्दील करने की तत्काल आवश्यकता है। तो देखिए, ये जो 10 नंबर का हमारे आरएस में प्रश्न पूछे जाते हैं 100 शब्द सीमा में, उसके लिए सबसे बेहतरीन और अच्छा जवाब है, एक मॉडल को आंसर है। आप इसे पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। और भी हम डिस्कशन वीडियो ऐप पर आपको उपलब्ध कराएंगे, उन्हें आप अच्छे से, उनमें जो हम क्वेश्चन डालेंगे उनके मॉडल क्वेश्चन आप हमें टेक्स्ट कीजिए या मेल कीजिए, और उनको हम बेहतरीन तरीके से चेक करके और उनकी बारीकियों को जांच करके आपको अच्छे सॉल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है मानवाधिकार परिषद के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था।
तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो 5 मार्क्स RS मेंस की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के स्थान पर लाया गया था और ये पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है। तो इसी के साथ ये संस्था मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी जांच करती है। तो इसके पास मानवाधिकार से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है और ये परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 सदस्य देशों से मिलकर बनी हुई। तो ये बिल्कुल सटीक और इसका एक आदर्श उत्तर है कि पेरिस सिद्धांत के आधार पर इस प्रस्तावित संशोधन से राष्ट्रीय आयोग के साथ साथ राज्य आयोग को भी स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान की गई थी। राज्य आयोग, तो इनको क्या दी गई थी? स्वतंत्रता। पहले यहाँ पर हम एक पेज जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि पेरिस सिद्धांत है, यहाँ पर 20 दिसंबर और एक तारीख को आप याद रखिए 1993 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोगों की और जो राज्य स्तर पर आयोग हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग है उनको इसी आधार पर हमने जो है अपनाया है। तो ऐसे आप ध्यान रखिए, क्योंकि किसी भी आयोग के लिए, एक संगठन के लिए आगे बढ़ने के लिए जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता होना अनिवार्य है। तो इसने दुनिया के सभी देशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं स्थापित करने के निर्देश दिए थे और पेरिस सिद्धांतों के अनुसार ही मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था के रूप में उभरी है। तो ये शिक्षा, मीडिया और प्रकाशन, प्रशिक्षण संबंधी सभी जो मानवाधिकार के आयाम हैं उनको बढ़ावा देता है। तो ये यहाँ पर प्रमुख बातें हैं। तो इसी तरह से जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ये लेक्चर है, ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। फ्रेंड्स, लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर से जुड़ी हुई कोई भी खामी या कोई भी आपकी समस्या है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के टेक्स्ट आते हैं और काफ़ी मैं उन्हें कोशिश करता हूं कि सभी को मैं खुद जवाब दूं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि कमेंट ज़रूर करें ताकि इस लेक्चर की जो गुणवत्ता है, उत्कृष्टता है, उसे हम बढ़ा सकें। और अभी जितनी भी हमने संस्थाओं का अवलोकन आपको करवाया है, उम्मीद है आपने उसका रिवीजन किया होगा और आप इसे भी पढ़िए अच्छे से। और आने वाली जो हमारी अब हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में लोकपाल व लोकायुक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और RS मेंस 2018 में भी लोकायुक्त के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। जैसे लोकपाल का जो अभी गठन हुआ है, देश को पहला लोकपाल मिला है अभी हाल ही में, बीते वर्ष में ही, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबका अवलोकन करेंगे अच्छे से और प्रश्न अभी तक इन पे पूछे नहीं गए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आप फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जल्दी ही जस्ट इसके बाद में ही अगला लेक्चर हमारा आएगा और वो इसी तरह से बिल्कुल 100% कंटेंट के साथ में होगा। तो स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।